रिकॉर्डिंग शुरू कर लिया। नमस्कार, good evening all our young friends and today's speakers Mr. A.K. Jain and Mr. Amritesh Srivastava। आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस वक्त राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उसको एक सप्ताह के रूप में मना रहे हैं जो हम हर साल करते हैं। और इस बार का थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि इस बार हम 75 आजादी के जो 75 साल है उसके उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। तो उसके अंदर में हमने एक एग्जीबिशन भी लगाया है कि 75 साल में हमने अलग अलग सेक्शन में, मतलब जैसे न्यूक्लियर पावर भी उनमें से एक है, स्पेस टेक्नोलॉजी, हमने अब तक क्या अचीव किया है, क्या हमने उन्नति की है और आगे क्या हो सकता है, किस तरह के इनोवेशंस हुए हैं, इन सब की झलक अगर आप देखना चाहें तो यहाँ साइंस सेंटर में आके आप देख सकते हैं। एक एटलीस्ट थोड़ा सा व्यू आपको उसके बारे में मिलेगा। और ये तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो हम मनाते हैं हर साल 28 फरवरी को, वो इसलिए मनाते हैं कि 1928 में 1928 जो सर सीवी रमन जो है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला 1930 में, उन्होंने जो खोज की थी वो 1928 में, उनके नाम से जानते हैं हम उसको, रमन इफेक्ट, उन्हीं के नाम के ऊपर उनको दिया गया है। और क्योंकि अच्छा, मुझे पता नहीं, बच्चों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में जब लिखेंगे कि सर सीवी रमन का डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप लोग चैट बॉक्स में अपना जवाब लिख सकते हैं। सर सीवी रमन जिनकी खोज के लिए हम इस दिवस को मनाते हैं 28 फरवरी को, उनका जन्मदिन मुझे आप लोग लिख के रखें तो मैं बाद में देखता हूं, ठीक है। तो इस बार का जो विशेष टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे हमारे साथ बैठे हैं, हम जो इस पृथ्वी पे रह रहे हैं वो उनकी धरोहर है, उन बच्चों की। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि इन बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, यानी जो हम इसको इतना बर्बाद ना करें कि बच्चे हमें बाद में कर्ज, मतलब हमें दोष देते रहे कि भाई ये क्या दे के गए हमारे पूर्वज, हमें रहने लायक नहीं छोड़ा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल क्या है, कल एक लेक्चर भी हुआ, प्रोफेसर बी एन जगताप ने बहुत ही सुंदर तरीके से छोटे बच्चों को ध्यान में रख के उन्होंने समझाया कि उसमें से आपको याद होगा कि उन्होंने जो एनर्जी ऑप्शंस बताए थे, रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्शंस, फोसिल फ्यूल्स के बारे में बताया था कि किस तरह उसको कम करना है, भारत ने कहाँ कहाँ साइन किए हैं और 2070 तक 2030 तक हमारे क्या टारगेट्स हैं। तो उस ऑप्शंस को अगर हम देखें फोसिल फ्यूल्स को कम करने के लिए, तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है, नाभिकीय पावर जो है, वो भी एक ऑप्शन है। क्योंकि जितने भी आज हम यूज करते हैं उसमें अगर हम साफ सुथरी पावर के बारे में बात कहें तो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर पावर के बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी भी एक वाइबल ऑप्शन है। और देश में काफी कुछ, लगभग मेरे ख्याल अमृत जी बताएंगे, पर ये मान के चलिए कि 6800 मेगावाट और उससे ज्यादा करीब बिजली न्यूक्लियर पावर से हमें मिल रही है और बहुत सारे अभी कार्यरत हैं, नए बनने वाले हैं। तो इन सब की चीजों के बारे में जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियर पावर भी बहुत वाइबल ऑप्शन है। तो हमारे पास दो दिग्गज न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप जानते हैं ये कंपनी है जो सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कंट्रोल करती है और इन्हीं के संरक्षण में ये चलते हैं। तो हम उन्हीं से आज सुनेंगे इसके बारे में, इस एनर्जी के बारे में, इसके लाभ, इसके नुकसान, इसके आगे आने वाली, मतलब फ्यूचर में ये किस तरीके से हमें फायदा पहुंचाएगी। तो उसके लिए हमारे पास दो सज्जन उपलब्ध है आज। एक है श्रीमान A.K. जैन जी, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जो वर्तमान में चीफ इंजीनियर है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन NPCIL के हेडक्वार्टर में, जो मुंबई में ही मौजूद है। वो ही इज ओवरऑल इन चार्ज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग पब्लिक अवेयरनेस एक्टिविटीज एट NPCIL, जैसा कि आज हमारे साथ वो उपलब्ध है। ये भी लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां हैं, तो उसके बारे में वो जागरूकता फैलाते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसा है जिसके बारे में लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। He has implemented various innovative public awareness programs in simple and interesting manner for various sections of the society for improving public acceptance towards nuclear power. मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हमने न्यूक्लियर पावर गैलरी यहाँ पे हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर बनाया था, तो अमृतेश जी और A.K. जैन जी दोनों का ही बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला था। और ये
बहुत ही एक्टिव रूप से हमारे साथ जुड़े रहे थे उसके इनॉग्रेशन तक, बनाने से लेके इनॉग्रेशन तक। जैन साहब, he has already completed 35 years of service in Nuclear Power Corporation of India Limited। 20 साल से ज्यादा उनका अनुभव है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और उनकी केमिस्ट्री के बारे में। He has expertise in boiling water treatment and in condenser cooling water treatment। तो इन थोड़ी सी छोटी सी जानकारी के साथ मैं ए.के. जैन जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस कार्यक्रम को शुरू करें और बाद में फिर मैं अमृतेश जी के बारे में आपको बताऊं। जैन साहब, ओवर टू यू। ओके प्लीज। ओके, थैंक यू उमेश जी। तो जैसा कि बताया कि आज हमारा टॉपिक डिस्कशन का है न्यूक्लियर पावर एंड सस्टेनेबल ऑप्शन। तो और हम लोग थोड़ा ब्रीफली में डिस्कशन करेंगे। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, बाद में जो हमारे कलीग हैं श्री अमृतेश श्रीवास्तव, जो कि एक एक्सीलेंट साइंस कम्युनिकेटर हैं और जो कि अपने प्रेजेंटेशन काफी सिंपल तरीके से और एग्जांपल के साथ में आप लोगों को समझाएंगे। तो जैसे बताया कि आई एम ए.के. जैन, चीफ इंजीनियर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, which is a part of Department of Atomic Energy, and we are in design, construction and operation of nuclear power plants in India. It is a part of Department of Atomic Energy. We are many companies in one. इसका मतलब है कि हमारी कंपनी को न्यूक्लियर पावर के प्लांट्स के बारे में हर तरह की एक्सपर्टाइज है, हर तरह के एक्सपीरियंस है, चाहे वो डिजाइन हो, कंस्ट्रक्शन हो, ऑपरेशन हो, मेंटेनेंस हो या रिनोवेशन का काम हो, या फिर उसके बाद में जब प्लांट का 40-50 साल जब एक बार चल जाता है तो उसके बाद में डिकमिशनिंग हो। हमको कहीं बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। और आज के डेट में हमारे इंडिया में 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स काम कर रहे हैं, अराउंड 6680 मेगावाट के। और हमारा सबसे पहला प्लांट तारापुर 1-2 में बना था 1969 में। 54 इयर्स का हमको एक्सपीरियंस है न्यूक्लियर पावर के बारे में। जैसा कि मेरे बारे में बताया कि हम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में पब्लिक को समझाते हैं कि न्यूक्लियर पावर के क्या फायदे हैं। तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि लोगों में अलग काफी तरह की भ्रांतियां हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट अनसेफ है, वो कभी भी एटम बम के जैसे एक्सप्लोड हो सकता है, वहां से निकलने वाला रेडिएशन है वो बहुत घातक होता है, उससे कैंसर होता है और दूसरी बीमारियां होती हैं, हम जो पानी डिस्चार्ज करते हैं उससे मछलियां मरती हैं। ऐसे बहुत सारी तरह के गलतफहमियां फैली हुई हैं। और मैं जिनको गलतफहमियां है मैं उसको बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि जानकारी का अभाव है। हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हर आदमी हर चीज का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। धीरे धीरे जैसे उसकी जानकारी बढ़ती है तो उसको अलग अलग जो भ्रांतियां हैं वो दूर होती है। तो हम ये अलग अलग तरीकों से, बहुत सारे पब्लिक अवेयरनेस से, लेक्चर दे के, प्लांट विजिट करा के, किताबें बंटवा के और मोबाइल वैन चला के, साइंस सेंटर बना के, साइंस सेंटर में हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर, गैलरीज बना के, इस तरह से हम बहुत सारे लोगों में भ्रांतियां दूर करते हैं लोगों के। और काफी हद तक हम साइंटिफिक तरीके से लोगों को समझाते हैं तो लोगों को बातें समझ में भी आती हैं। तो अभी इसके साथ में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो लोगों को मैंने बताया कि अनसेफ है, तो मैं बताना चाहूंगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट एकदम सेफ है। इनमें ऐसे सेफ्टी फीचर्स होते हैं कि किसी भी कंडीशन में वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को, चाहे ऑपरेशन में हो, चाहे शटडाउन में हो, या कुछ भी इमरजेंसी केस में जब प्लांट को सेव कर सकते हैं, उसमें ऐसे ऑटोमेटेड सेफ्टी फीचर्स होते हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हमारे फीचर्स और एडवांस होते जा रहे हैं। दुनिया में और भी तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है, हम सबको अडॉप्ट करते जा रहे हैं। आज दुनिया में 440 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर चलते हैं और 10% बिजली आज की डेट में न्यूक्लियर से बनती है। तो इस तरह, और लोगों को लगता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है उसको हम मैनेज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हमारा क्लोज साइकिल पॉलिसी है। इससे हमको जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है, जो वेस्ट नहीं होता है बल्कि जो उसके बाद में जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसमें बहुत सारी काम की चीज निकाल लेते हैं जो अलग अलग फील्ड में काम आती है, और दूसरी तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट हम बनाते हैं उसमें काम आती है। तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जनरेट होता है। तो जैसा मैंने बताया कि हमारे और हमको जैसे बताया कि हमको करीब 53-54 साल का एक्सपीरियंस है। आज तक ऐसी कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है न्यूक्लियर पावर प्लांट में इंडिया में जिससे पब्लिक को किसी भी तरह का जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उससे ज्यादा रेडिएशन डोज लगा हो।
ठीक है। हमारे जो प्लांट चलाने वाले होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस रहते हैं, हर तरह की उनको ट्रेनिंग रहती है। तो इस तरह का किसी भी तरह का भय नहीं है। मौका मिलेगा तो हम प्लांट की विजिट कराते हैं, लोगों को समझाते हैं, उनको दिखाते हैं। हम लेक्चर से बताते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा कम बात समझ में आती हो, पर जब एक बार हम प्लांट विजिट कराते हैं, वो देखते हैं लोगों को ऑपरेट करने के लिए एकदम क्लीन और ग्रीन सोर्स है, तो उनको एकदम विश्वास जम जाता है। तो अभी तो हमने आपको बताया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट एकदम सेफ है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई अगर सेफ भी है तो हमको न्यूक्लियर पावर की जरूरत क्यों है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमको मालूम है कि थर्मल पावर प्लांट्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, सोलर है, विंड है, और भी बहुत तरह की टेक्नोलॉजी है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई हम न्यूक्लियर को क्यों करें? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर हमको सही तरीके से न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें तो ये हमको 500 वर्षों तक, 500 ईयर्स तक, 5 सेंचुरीज तक हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं। ऐसी कोई एनर्जी सोर्स नहीं है जो इतने लंबे समय तक हमको सस्टेनेबल बेसिस पे न्यूक्लियर जो एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ठीक है। तो और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्लीन है, ग्रीन है। तो न्यूक्लियर के मेरिट्स क्या हैं? क्यों हमको फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के बाद हमारे कोल के रिसोर्सेज खत्म हो जाएं, हमारे ऑयल के रिसोर्सेज खत्म हो जाएं, बाहर से सब्जी मंगाना बहुत कॉस्टली रहेगा, तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा? हमको अपन न्यूक्लियर को ही एम्ब्रेस करना पड़ेगा। धीरे धीरे हमारे थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह रिप्लेस हो जाएंगे और आप देखेंगे कि वो न्यूक्लियर से रिप्लेस होके आ रहे न्यूक्लियर बड़ा शेयर जैसे वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो अभी मैं डायस अमृतेश जी को, जो हमारे कलीग हैं, उनको सौंपता हूँ। वो एकदम जैसे बताया कि सिंपल तरीके से एग्जाम्पल के साथ में आपको डिटेल्स में बताएंगे उसके मेरिट क्या है, उसके फायदे क्या है, और लोगों में जो भ्रांतियां हैं उनको हम किस तरह से दूर कर रहे हैं, हमने किस तरह के प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू श्री अमृतेश। आपकी ऑडियो म्यूट है उमेश जी। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ जैसा वो अमृतेश जी का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। प्लीज प्लीज, यस यस, आपका क्षमा। उसके बाद में हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा। हाँ, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन रहेंगे बच्चों से जो भी फ्रीली पूछे हम उसका जवाब देंगे। ठीक है। तो एक है कि कुछ एक बच्चों ने थोड़ा सा शायद बोला था, आई थिंक जैन साहब ने कुछ इंग्लिश के टर्म भी यूज किए हैं, मिक्स, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे इंग्लिश के लिए भी बोल रहे हैं, हिंदी के लिए भी बोल रहे हैं, पर हम लोग कोशिश करेंगे मिक्स रखने का। और मैं अमृतेश जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा मिक्स करके थोड़ा सा ये लगे जो मतलब सभी बच्चे समझ पाए, क्योंकि कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे शायद ऐसा सोच रहे हैं कि उनको पूरी, और थोड़ा सा धीरे बोलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो इंटरप्रेट कर पाए। तो बच्चों, हमने आपकी बात सुन लिया, वी हैव टेकन नोट ऑफ योर सजेशन एंड कम्युनिकेटेड आल्सो विद अमृतेश जी। So let me introduce you, Amritesh Srivastava ji. He is the Senior Manager, Corporate Communications, Nuclear Power Corporation of India Limited. और बाकी तो आप जान चुके हैं कि वो DAE के अंडर में ही आता है, जैसा कि जैन साहब ने आपको बताया। So he's so far as Amritesh ji is concerned, we know him. In fact, he was also very instrumental when we set up in 2009 onwards the Hall of Nuclear Power, along with Mr. A.K. Jain, Mr. Nagai, and he's still in touch with us constantly. We have been doing together programs as well, many programs. Now we are planning a series also of lectures and competitions exclusively based on nuclear power. So that we'll be doing. So Amritesh ji is, as he said, he's an excellent communicator. He is master in mass communication. Basically belongs to Lucknow, and he has written many books also. Excellent communicator in the sense, as Jain Sahab has told, there were many misconceptions. तो उन्होंने स्टोरी फॉर्मेट में बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, कार्टून एनिमेशंस के थ्रू भी बताते हैं कि इसका क्या फायदा है, वो का मतलब क्यों हमें न्यूक्लियर पावर के लिए जाना चाहिए, जो बुदिया के नाम से मेरे ख्याल है। Am I right, sir? लोगों को ये बताने के लिए कि न्यूक्लियर पावर के बारे में जो आपकी भ्रांतियां हैं
वो गलत है, उनको दूर करें और आप सच्चाई से जुड़े. Try to know what is actual facts about nuclear power. Radiations, they are much less. So he will tell you more today also about that, all those things. I told, I think, many of the things. He's associated with us for a long time. I think he's instrumental in one of the bus also. I remember, I think in Jaipur they launched it on nuclear power. So he's trying hard to communicate along with his team and under supervision of Mr. Jain, that how we can make people aware that don't be afraid of that. This is wonderful option. And जैसा कि मैं अभी उनसे पूछ रहा था, आप लोग उनको संपर्क कर सकते हैं कभी कभार वहां पे विजिट करने के लिए. इट इज अमेजिंग. आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी. जब हम गैलरी बना रहे थे तो हमें मौका मिला वहां विजिट करने का. आप लोग भी कभी, जो तारापुर में भी शायद विजिट होती है, तो बच्चे जो यहाँ के हैं और अगर बाहर है तो आप देखिए, आप कभी इनके साथ जुड़ के कभी मौका मिले तो वहां पे विजिट कीजिए. मैं और ज्यादा समय नहीं लेता हूँ क्योंकि हम डायरेक्टली इन सब चीजों के बारे में अमृतेश श्रीवास्तव जी से ही सुनते हैं. आइए उनका स्वागत करें. और अमृतेश जी, Thank you, Umesh ji. Thanks a lot. And बच्चों, very good evening, all of you. So, as already been discussed, that today we are discussing about the merits of nuclear power. So, before starting my lecture, I would like to tell you that the basic thing is that why we are talking about the nuclear power, because we generate electricity from the nuclear power. You should know that why we are talking about nuclear power. And we all know that we can't survive without electricity, isn't it? We all know that electricity is needed for our day-to-day life. And we have heard that electricity is created with lots of resources. So nuclear is also one of them, right? So you should know, today we are going to cover how we generate electricity with the help of nuclear power. Okay? Is it clear, all of you? Okay. So I will share you my presentation so that you will have a better understanding about that. So are you able to see that? Yes. Yes, we can see. Okay. Yeah, full screen. So as you can see that the topic of today's lecture, rather I would say a communication, not lecture. So the topic of communication is nuclear power marching ahead as sustainable energy option. As Shri Jain Sahab has already communicated you that nuclear power is we can see it as a sustainable energy option because it can survive up to 500 years, right? If we tap it properly, so it can cater the demand for 5 centuries. That's why we are talking about the sustainable energy option. Now, as far as NPCIL is concerned, basically NPCIL is a Nuclear Power Corporation of India Limited. Okay, so NPCIL is a short form of Nuclear Power Corporation of India Limited. And simply, what do we do in one word? If I say, so we generate power, electricity from nuclear fuel. Okay, so आप में से बच्चों बहुत सारे लोगों ने, many of you have heard about the NTPC, right? National Thermal Power Corporation of India Limited. Similarly, there is an organization which is known as Nuclear Power Corporation of India Limited. Basic difference क्या है कि they used to generate electricity with the help of coal, right? Whereas we used to generate electricity with the help of natural uranium as a fuel. That is the difference, right? So as I told you earlier also, why do we need electricity? I think it's needless to say why electricity is required in the field of agriculture, in the field of industries, in the field of entertainment, transport, in our day-to-day life, right? So electricity is essential part of our life and we can't rule it out, right? आप सब जानते हैं हम लोगों को मोबाइल चार्ज करना हो, whether we want to charge mobile, whether we want to charge our laptop, हर तरफ आपको हर चीज के लिए the basic requirement is electricity. The most important thing is electricity. अभी सबसे ज्यादा important पूरी लाइफ में अगर आप देखिए, पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखिए तो वो है इलेक्ट्रिसिटी. इसके बिना हम अपनी लाइफ, we can't imagine our life without electricity, right? And
आप मुझे बताइए कि जब कभी लाइट नहीं आती तो आपको कैसा फील होता है? हाउ डू यू फील वेल देयर इज अ पावर कट और देयर इज अ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी? I think we all feel very bad now because we are so used to of electricity on daily life in our day to day life कि इसके बिना हम एक मिनट भी लाइफ को मतलब सोच नहीं सकते हैं. We can't think. Am I right? बट हमको ये नहीं पता, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, कैसे बनाई जा सकती है और न्यूक्लियर से कैसे बनती है. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ कोल, विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स, विद द हेल्प ऑफ विंड. बट हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पावर, वो मैं आप लोगों से आज शेयर करूंगा. राइट? Now you can see in this slide there is no survival without electricity. Can you see the people? Here you can see one barber is cutting hair, in candle light. Similarly, one of the students is studying in the candle light. The people in the rural area are studying in Lalten. So you can imagine we are very fortunate that we are living in a city like Mumbai, where we are getting round the clock electricity, almost 24 hours, right, a day we used to get electricity. But imagine some of the tier 2 tier 3 cities where the people are not getting electricity round the clock. तो वहां पे बच्चों उनको बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारी परेशानी होती है. और ये इसीलिए होती है क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. हमारे देश में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और रिसोर्सेस कम है. तो क्या होता है, देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. अगर आपको कोई चीज ज्यादा चाहिए तो हमको उसकी सप्लाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी. अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से आज भी बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहां पर अभी भी लाइट नहीं है. हालांकि धीरे धीरे हम लोग सारे गांवों को इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में हम लोग को हर तरफ इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. बट स्टिल मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस जहां पे अभी भी पावर कट है. 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे बिजली नहीं आती है. वो इसीलिए है क्योंकि प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है. अब मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं इस स्लाइड से. यू कैन सी दैट what are the various sources as far as electricity generation is concerned. Now you can see the percentage share of coal, basically thermal, in which petrol, diesel, gas and coal is involved. So it is almost 71.3%, right? And if you see how much electricity is generated through hydro, it's a 14%, right? Whereas we used to get electricity with the help of biofuel, it's a 11.4%. Whereas we used to get electricity with the help of nuclear power is just 3.3%. So you can see lots of potential is there as far as nuclear power is concerned, right? So now I will focus upon how electricity is generated. थोड़ा सा मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रश अप करता हूं. तो बच्चों बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? the basic principle is to rotate the turbine, right? तो जब टरबाइन रोटेट होता है उससे हमारे जनरेटर अटैच होता है जिससे हम बिजली बनाते हैं. तो आई विल फोकस ऑन दैट. जस्ट सी माय नेक्स्ट स्लाइड. नाउ एज आई वाज टेलिंग यू दैट दिस इज अ टिपिकल फ्लो डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट. तो बच्चों जैसे मैंने बताया कि एनटीपीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजली बनाता है, बट वहां पे हम लोग फ्यूल यूज करते हैं कोल, राइट? सो इन थर्मल पावर प्लांट coal is used as a fuel. You can see. अच्छा बच्चों एक बहुत सिंपल सा इसमें है कि हम कोल को इस्तेमाल क्यों करते हैं. why we use coal? तो देखिए कोल का इस्तेमाल इसलिए किया जा सकता है ताकि हम उससे वाटर को बॉयल कर सकें. और वाटर जब बॉयल होता है तो क्या होता है बच्चों? स्टीम इज जनरेटेड. वंस द वाटर इज बॉइल्ड, steam is generated and that steam is used to rotate the turbine. And the generator is attached to the turbine. So the moment आपकी टरबाइन रोटेट होता है वैसे ही आपका जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू हो जाती है. और वही इलेक्ट्रिसिटी we used to send it through our homes with the help of grid, right? So this is a basic principle. तो यहाँ पे आपका क्या हुआ कि हम we are creating steam. और स्टीम कैसे हो रही है? जब हम पानी को गर्म करते हैं. और पानी कैसे गर्म होता है? जब हम कोई
फ्यूल सोर्स इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल। जैसे बच्चों आप लोग घरों में अपने पानी को बॉयल करते हैं ना गैस पे, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं, एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं। इन अ सिमिलर वे हम लोग थर्मल पावर प्लांट में कोल का इस्तेमाल करते हैं, राइट। नाउ दिस इज अ टिपिकल फ्लो डायग्राम ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। अब इसमें क्या होता है, अगेन टर्बाइन इज रोटेटेड, बट हाउ, विद द हेल्प ऑफ वाटर फ्लो। आप देख सकते हैं ना, ऊपर से नीचे वाटर का फ्लो है, वो टर्बाइन को रोटेट करता है, और जैसे ही टर्बाइन रोटेट करता है तो जनरेटर भी अपने आप रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के थ्रू और फिर बाद में ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू ये हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है। तो इसमें भी वही बेसिक प्रिंसिपल है कि हम टर्बाइन को रोटेट कर रहे हैं। Now you can see the windmills, right? Again you can see the in this also windmill is rotating. तो रोटेशन से क्या हो रहा है कि धीरे 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 इसमें भी जनरेटर लगा हुआ है, जिससे आगे चल के बिजली बनती है और उसको घरों तक पहुंचाया जाता है। Now this is a typical diagram of solar power plant. तो बच्चों हम सब जानते हैं कि सन हमारे लिए बहुत बड़ा एक असेट है, सनलाइट। तो इससे चूंकि ये हम सब जानते हैं रिन्यूएबल है, तो हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों सनलाइट को हम इसके पोटेंशियल को टैप करते हैं। और आप देख सकते हैं कि आजकल जो सोलर सिस्टम है, सोलर पैनल्स हैं, वो जगह जगह लगाए जा रहे हैं सो दैट वी कैन गेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि हम लोग सोलर फोटोवोल्टेइक सेल का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े सोलर पैनल्स होते हैं, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद फिर अगेन इसको ग्रिड से कनेक्ट किया जाता है और हमारे और आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाता है, राइट। तो आपने देखा कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ थर्मल पावर प्लांट, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, विद द हेल्प ऑफ विंड पावर प्लांट, विद द हेल्प ऑफ सोलर पावर प्लांट। नाउ इट कम्स टू न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो अगेन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी हम लोग स्टीम को जनरेट करते हैं। और हाउ स्टीम जनरेट, बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। अब उसमें क्या होता है कि यहाँ पर बच्चों हम लोग एक थोड़ा सा डिफरेंट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। As I told you earlier, in thermal power plant we use coal as a fuel, but in nuclear power plant we used to have natural uranium as a fuel. तो आप सब बच्चों अगर आगे चल के पढ़ेंगे, there is a process which is known as fission process, nuclear fission, जहाँ पे एटम जो होता है वो स्प्लिट होता है, और जब एटम स्प्लिट होता है तो उससे बहुत सी एनर्जी निकलती है, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल हम करते हैं वाटर को बॉयल करने में, ओके। और जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो अगेन क्या होता है, स्टीम जनरेट होती है, और वही स्टीम हमारी टरबाइन को रोटेट करती है। हम सब जानते हैं ना कि स्टीम में बहुत पावर होती है, सबको पता है ना, स्टीम बहुत पावरफुल होती है। उस स्टीम को हम प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं टरबाइन को रोटेट करने में, और अगेन आप देख सकते हैं कि जनरेटर लगा हुआ है टरबाइन से, और जनरेटर के हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। So in nuclear power plant is also very similar to thermal power plant, but only difference is that fuel, वहां पे हम कोल का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हम लोग नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, ओके। सो दिस इज अ टिपिकल way of generation of electricity, and that's how we come into the picture. तो बच्चों न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका मतलब है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल यूरेनियम, ओके। सो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा BARC में क्या होता है, NPCIL में क्या होता है। तो बच्चों BARC में रिसर्च होता है, दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का पार्ट है, और हम भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के पार्ट है। डिफरेंस ये है कि वहां पे रिसर्च होता है और हम लोग यहाँ पे पावर जनरेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पावर। तो बच्चों अभी हमने बताया कि न्यूक्लियर पावर का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बट अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, हाउ न्यूक्लियर पावर प्ले की रोल, आई विल एम्फसाइज ऑन माय नेक्स्ट स्लाइड। So you can see that use of nuclear energy is in medical field, in agriculture field, in other industries also. बच्चों हम सब जानते हैं ना, CT स्कैन, एक्सरे,
बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा, राइट? सो न्यूक्लियर एनर्जी इज यूज्ड टू detect cancer as well as for the cure of cancer also. So it's a boon for the mankind. Similarly, बच्चों, न्यूक्लियर एनर्जी आजकल एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत इस्तेमाल इसका होता है। बहुत ही अच्छा इसका जो यूजफुल एप्लीकेशन है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। कैसे? आई विल टेल यू। अच्छा, आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि समटाइम्स आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम यू नोटिस सम काइंड ऑफ स्प्राउट, राइट, इन अनियन, इन पोटैटो, आपने देखा होगा कई बार, करेक्ट? तो क्या होता है बच्चों, इससे वो बहुत जल्दी रॉटन हो जाते हैं। तो अभी क्या हुआ, अगर सपोज करो कि अगर आलू और प्याज, अनियन एंड पोटैटो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, तो क्या होगा कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको बहुत लॉस होगा, राइट? विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी देयर इज अ टेक्नोलॉजी व्हिच इज नोन एज फूड इरेडिएशन टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से we actually inhibit the sprout formation. Okay, so we can inhibit sprout formation. So उससे क्या होगा, we can increase the shelf life of our crops. And similar thing is with leguminous crops also. बच्चों, हम लोग बहुत सारे लोग घरों में आपने देखा होगा, हम लोग जैसे आपने राजमा है, दाल है, राइट, इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपने देखा होगा उसमें घुन लग जाती है, इंसेक्ट्स लग जाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हम उसको भी इरेडिएट करते हैं, ताकि आप अगर उस पैकेट को 1 साल तक भी अपने घर में रखेंगे ना, और अगर खोलेंगे नहीं तो वो वैसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो इस तरीके बहुत सारे एप्लीकेशन है न्यूक्लियर एनर्जी के हमारे डे टू डे लाइफ में। बट क्या होता है बच्चों, हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का न्यूक्लियर वर्ड सुनते ही हमारे अंदर बहुत सा एक डर सा बैठ जाता है, एक एप्रीहेंशन सा आता है इसको लेकर के, राइट? इसको लेकर के हमको बहुत ज्यादा डरना नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे यूजफुल एप्लीकेशंस हैं जो एक मैन काइंड को, या आप कहिए जो हमारा जो ह्यूमन लाइफ है उसको बहुत आसान बनाती है। अब अच्छा बच्चों, मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी ट्रैवल्ड विद फ्लाइट आल्सो, राइट? तो आपने देखा होगा कि जब हमारा बैगेज स्क्रीन होता है ना, बैगेज का स्कैनिंग होती है, उस समय भी हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से ही उसकी स्कैनिंग की प्रोसेस को करते हैं। आपने ऑफिसेज में स्मोक डिटेक्टर्स देखे होंगे, राइट? तो इस तरीके के डे टू डे एक्टिविटी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, जो हम लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं होता। तो एज अ साइंस कम्युनिकेटर, एज अ कम्युनिकेटर, हम लोग यही कोशिश करते हैं कि आप लोगों को न्यूक्लियर का, जो आपको सिर्फ नागासाकी और हिरोशिमा पता है ना कि एटम बम गिराया गया था और उसका डिस्ट्रक्टिव जो आपको समझ में आता है, वो हम आपको बताते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑल्सो यूज फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस। एटम इज यूज फॉर पीस एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। हमारे देश में हम इसको पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, इसी कारण से न्यूक्लियर एनर्जी को हम बून कह सकते हैं। तो ये उसके आप देख सकते हैं डे टू डे लाइफ में जो यूजेस हैं। बच्चों, अभी हमने जैन साहब ने आपको पहले बताया था ना, वी आर हैविंग 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अंडर ऑपरेशन। सो इन दिस मैप you can see that from top to bottom, from left to right, lots of nuclear power plants you can see. Some of them are under operation, some of them are under construction, some of them are under advanced stage of construction, है ना? बहुत सारी जगहों पे there are some greenfield sites where we are supposed to build nuclear power plants in future. So currently, as far as our capacity is concerned, we are having a capacity of 6,780 megawatt. Okay, 22 nuclear power plants जो ऑपरेशन है, और अराउंड 8,200 मेगावाट का अंडर कंस्ट्रक्शन हमारे अभी रिएक्टर्स हैं जो चल रहे हैं, और उसमें से कुछ एडवांस स्टेज में भी हैं जो आगे आने वाले समय में ऑपरेशनल होंगे। नाउ बच्चों, ये आप देखिए स्लाइड, बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है कि हमने इंडिया की बात की। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो व्हाट इज द डेटा एज फार एज वर्ल्ड वाइड सिनेरियो इज कंसर्न? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट अ कंट्री लाइक फ्रांस, आप देखिए फ्रांस में मोर देन 70% इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी, राइट? Wherever if you see India is concerned, we are having just 3.3%. That means we are having huge potential as far as nuclear power is concerned. तो आगे आने वाले समय में धीरे धीरे हम लोग अपनी डिपेंडेंसी जो है वो फॉसिल फ्यूल पे खत्म करके, और धीरे धीरे न्यूक्लियर के शेयर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ताकि इन फ्यूचर ऑल्सो
we will get electricity in a very clean and green way without polluting the environment. See, what are the merits of nuclear power? देखिए, sustainability की बात हम लोगों ने already we have covered the sustainability, right? Now safe, it is pollution free, it's a compact source, consistent, economical and easy storage. अभी जब हम बात करते हैं कि बच्चों pollution free है, तो क्यों pollution free है? हम सब जानते हैं ना, when coal burns, what happens? Carbon dioxide emits, there is the emission of carbon monoxide, lots of harmful gases emits when the coal is burned. So you can imagine कि अगर coal इतना burn करेगा, तो what will be the impact of coal on our environment? Whereas as far as nuclear energy is concerned, I told you there is a process of fission. तो fission में बच्चों क्या होता है? किसी भी तरीके का there is no emission of carbon dioxide, किसी भी तरीके का कार्बन बर्निंग उसमें नहीं है. इस वजह से हम कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो बहुत ही पॉल्यूशन फ्री है, क्लीन है और ग्रीन है. बहुत ही मिनिमल नेग्लिजिबल अमाउंट है उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल है, क्योंकि जो प्रोसेस फिशन है और फिशन में क्या होता है, एटम स्प्लिट होता है और उससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है. उसी एनर्जी को हम लोग टैप करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. और बच्चों आपको मैं आगे आने वाली स्लाइड में एक चीज दिखाऊंगा. व्हेन आई से इट्स वेरी कॉम्पैक्ट सोर्स क्यों है, क्यों इकोनॉमिकल है, इसका इजी स्टोरेज की बात मैं क्यों कर रहा हूं, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं कि व्हाई इट इज सो. नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो बच्चों, suppose if you want to set up a plant of 1000 megawatt, right? As far as nuclear power is concerned, only 1 to 4 square kilometer land is required. बहुत ही कम जगह में हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप कर सकते हैं. जबकि आप देखिए नेक्स्ट इसके एडजेसेंट जो पिक्चर है, यू कैन सी दैट टू सेटअप अ सिमिलर कैपेसिटी solar power plant, it takes around 20 to 50 square kilometer of land. So you can compare between nuclear and solar. Similarly, if you talk about setting up of 1000 megawatt plant, as far as windmills are concerned, you can see how much land is required. How can you see that? It's around 150 square kilometer of land will be required. Can you imagine? Do we have luxury of such मतलब इतने बड़े अमाउंट में आपको लैंड हमको कहाँ मिलेगा? कैन यू इमेजिन दैट? एंड दैट टू एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों आपको मैं बताऊं, देखिए हम लोग बात करते हैं ना 24 आवर्स हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. ऐसा तो है नहीं कि हमको अभी चाहिए फिर रात में नहीं चाहिए, दिन में चाहिए फिर रात में, हमको 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. बट बच्चों कैन यू इमेजिन कि जब हम थर्मल पावर और न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं या हाइड्रो पावर की बात करते हैं, वहां पे तो हमको 24 घंटे बिजली मिल जाती है. बट अगर सोचिए हम सोलर पावर प्लांट की बात करें या फिर हम विंड पावर प्लांट की बात करें, तो वहां पे क्या हमको लगातार 24 घंटे बिजली मिल सकती है? नहीं मिल सकती. क्योंकि क्या होता है बच्चों, ये सारे जो सोर्सेज है ना वो नेचर पे डिपेंड करते हैं, राइट? अब सपोज इफ देयर इज अ सनलाइट देन वी कैन क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी. सपोज करिए अगर रात है या क्लाउडी सीजन है या बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल है, देन व्हाट विल हैपन? तो आपकी बिजली लगातार नहीं बनेगी. ओके, सिमिलर थिंग इज विद विंड पावर आल्सो. इसमें आपको प्रॉपर विंड वेलोसिटी है ना उसकी जरूरत पड़ेगी, आपको प्रॉपर विंड डायरेक्शन चाहिए. तो जब तक विंड है तब तक आपका विंड मिल रोटेट करेगा. अगर विंड नहीं है तो विंड मिल स्टैटिक हो जाएगा. जैसे अभी आपको स्टैटिक दिख रहा है वैसे स्टैटिक हो जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि हमको राउंड द क्लॉक अगर बिजली चाहिए तो हमको ऐसा सोर्स चाहिए जिससे हम 24 घंटे बिजली बना सकें. और आपको एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूं. जैसे मैंने एरिया की आपको बात किया, बच्चों हम सब लोगों ने ना वी हैव सीन अ 2000 रुपी नोट. हम सब लोगों ने 2000 रुपए का नोट देखा है ना, सबके पास है. सपोज इफ आई गिव यू अ 2000 रुपीज नोट and I'll ask you to keep that note in your pocket, I think it will be easy for us to keep 2000 rupee note in our pocket, isn't it? But अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको उतने ही पैसे का 5 पैसे का कॉइन देता हूं, 5 पैसा कॉइन, how many coins will be there inside 2000 rupee note?
Can anybody guess and write in the chat box? Okay, around 40,000. Can you keep 40,000 5 paisa coin in your pocket? That means कि उसके लिए आपको बहुत एरिया लगेगा, जबकि 2000 नोट को आप मोड़ करके आराम से छोटा सा बना के अपने जेब में रख सकते हैं। तो सिमिलर है, अगर आप समझिए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए बहुत कम एरिया चाहिए, जबकि आपको सोलर से बनाना है, विंड से बनाना है या बायोमास से बनाना है तो ह्यूज एरिया आपको रिक्वायर्ड होगा। सिमिलरली ये देखिए बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड्स है, यू विल बी very happy to see this slide, and you can see that suppose if you want to generate 1 unit of electricity, how much firewood will be required? 1 kg. Similarly, if you want to generate 3 unit of electricity, how many coal will be required? 1 kg. But similar amount of, with the help of similar amount of uranium, that means 1 kg uranium, you can generate around 50,000 units of electricity. Can you see the power of atom? Can you see the power of nuclear? कहाँ 1 kg कोल से आपको सिर्फ 3 यूनिट बिजली मिल रही है और 1 kg वुड से आपको सिर्फ 1 यूनिट बिजली मिल रही है, जबकि न्यूक्लियर के 1 kg यूरेनियम से आपको 50,000 यूनिट बिजली मिल रही है ना वंडर? तो यही इसके बच्चों मेरिट्स है कि हम लोग जब कहते हैं ना कि न्यूक्लियर पावर क्यों, क्योंकि बच्चों बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज रिक्वायर्ड टू जनरेट वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सबसे बड़ा इसका एक जो कह सकते हैं आप मेरिट है। और चूंकि बच्चों बहुत कम अमाउंट ऑफ फ्यूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप उसको स्टोरेज भी कर सकते हैं बहुत दिनों के लिए। जबकि आपने सुना होगा कि जो कोल से बिजली बनती है, आपने देखा होगा ना कि कई बार न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं कि केवल हमारे पास 3 या 4 दिन का स्टॉक बचा है ना, जो पावर प्लांट्स हैं। उसका रीजन यही है कि आप देख सकते हैं जब 1 यूनिट बनाने में 1 kg कोयला लग रहा है तो 50,000 यूनिट बनाने में उनको 50,000 kg कोल की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? और देश भर में मतलब गीगावाट्स में बिजली बनती है, तो सोचिए हर दिन कितना कोयला इस्तेमाल होता होगा। तो इसका मतलब ये है कि उसको स्टोरेज हम ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा मेरिट है न्यूक्लियर पावर का, न्यूक्लियर एनर्जी का, कि आप बहुत कम फ्यूल से बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ये देखिए कंपैरिजन मैंने किया है, आप देख सकते हैं स्लाइड में। ये देखिए, अगर आपको सपोज करिए 1 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, you can see only 27 kg fuel is required, that's all. Just 2 fuel bundles are sufficient to generate 1 million unit electricity, whereas आप कोल में देखिए 7 lakh kgs of coal are required to generate similar amount of electricity. 7 लाख kg कोयला, can you imagine? और जबकि वहां न्यूक्लियर कितना लग रहा है, just 27 kg. You can easily carry in your hand. आप फ्यूल बंडल को आराम से हाथ में ले सकते हो। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियर की पावर बहुत है और हमको क्लीन और ग्रीन तरीके से भी मिल रहा है। तो इसलिए अगर हम जब बात करते हैं कि व्हाई न्यूक्लियर पावर, तो बच्चों इसलिए न्यूक्लियर पावर क्योंकि एक तो ये क्लीन है, ग्रीन है, बहुत लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड है, जिससे बहुत हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम बना सकते हैं और हम ज्यादा दिनों तक फ्यूल को अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि हमें शॉर्टेज नहीं होती है, जैसे कि थर्मल वगैरह में होती है कई बार सोलर पावर में होती है कि सन नहीं है तो बिजली नहीं बन पा रही है, तो उस तरीके की दिक्कतें नहीं आती है। लेकिन बच्चों आप लोगों के मन में ये होगा ना कि जब इतना सब कुछ अच्छा है तो क्या ऐसा चैलेंज है कि हम लोग बहुत ज्यादा इस तरीके से न्यूक्लियर को आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या इसका शेयर इतना कम क्यों है, राइट? नाउ यू कैन सी बच्चों, सबसे बड़ा जो रीजन क्या है ना, एप्रीहेंशंस क्या है रिलेटेड टू न्यूक्लियर पावर, इज दैट फियर। तो जहां हम न्यूक्लियर स्टार्ट करते हैं वर्ड, ऑटोमेटिकली आवर माइंड्स गोज टुवर्ड्स नागासाकी एंड हिरोशिमा। वो हमारे दिमाग में उसका डिस्ट्रक्टिव पर्पस बहुत जल्दी आता है। तो बच्चों हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। So similar thing is with nuclear power also. If you are using its constructive purposes, then wonder can be created. Now you can see that we are creating 3.3% of electricity, right? Similarly, अगर आप उसका destructive करोगे तो आपके सामने नागासाकी और हिरोशिमा का एग्जाम्पल।
सेकंड सबसे बड़ा एप्रीहेंशन क्या है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन निकलता है। ये बहुत बड़ा बच्चों एक एप्रीहेंशन है। जबकि मैं आपको बताता हूँ कि जब भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोग सेटअप करते हैं ना, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सेटअप अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है BARC के अंडर में, ESL, एनवायरमेंट सर्वे लैब। उस लैब को एस्टैब्लिश इसलिए किया जाता है कि वो आसपास के एरिया का सैंपल कलेक्ट करे और देखे कि एनवायरमेंट में कितना रेडिएशन है वहां पे। और जब न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप हो जाता है और ऑपरेट करने लगता है, उसके बाद हर दिन उसका डाटा लिया जाता है, ये देखने के लिए कि क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने से उस एरिया में कोई रेडिएशन बढ़ा है क्या। और बच्चों, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से किसी भी तरीके का कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं होता। मैं आपको अपनी अगली स्लाइड में दिखाता हूं कि बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रेडिएशन निकलता है, बल्कि उससे ज्यादा रेडिएशन तो हमको नेचर देती है, एनवायरमेंट देती है। मैं आपको दिखाता हूँ। सी, यू कैन सी दिस स्लाइड। आप देखिए बच्चों कि हम लोग रेडिएशन को सीवर्ट में मेजर करते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन हमको कितना मिल रहा है एनवायरमेंट से, 2400 माइक्रोसीवर्ट, मतलब इतना नेचर से हमको मिलता है। जबकि हमारी जो एक रेगुलेटरी बॉडी है उसको हम कहते हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड कहती है कि यू कैन नॉट एमिट रेडिएशन बियॉन्ड 1000 माइक्रोसीवर्ट्स, राइट। सो दैट इज द रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम AERB। जबकि आप देख सकते हैं कि डिफरेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपको दिख रहा है ना, कुडनकुलम है, काकरापार है, नरोरा है। आप देखिए वैल्यू कितनी है, इट्स अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, 0.56, 0.48, 16.39। सो यू कैन इमेजिन न्यूक्लियर पावर से जो लोग कहते हैं ना बच्चों के एनवायरमेंट में रेडिएशन रिलीज होता है, वो बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही गलत फैक्ट है। और हम लोगों को फैक्चुअल होकर के इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना चाहिए। तो आप इस ग्राफ से अभी आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनवायरमेंट में किसी भी तरीके का कोई रेडिएशन एमिट नहीं होता है। सिमिलरली बच्चों, हम सब जानते हैं ना, आप सब लोग केला खाते हैं, बनाना। आई होप एवरीबडी ईट बनाना। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 1 साल तक अगर आप बनाना खाते हैं ना, तो उससे भी आपको 36 माइक्रोसीवर्ट के आसपास आपको रेडिएशन लगता है। कभी अगर आपने एक्सरे कराया है तो भी आपको 100 माइक्रोसीवर्ट के आसपास एक्सरे की डोज लग जाती है। इवन जो हम घरों में रहते हैं वहां पे भी ब्रिक वॉल से रेडिएशन निकलता है। मतलब रेडिएशन इज एवरीवेयर, रेडिएशन इज अ कंपेनियन इन आवर लाइफ। और जबकि अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से 0.48, 0.56 बहुत नेग्लिजिबल है। तो यू कैन इजिली कंपेयर कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से किसी भी तरीके का कोई रेडिएशन एनवायरमेंट में एमिट नहीं होता है। तो बच्चों, ये जानकारी हमें लोगों तक स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज दिखाता हूं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? परसेप्शन। आप जिस चीज को देखते हैं ना, आप उसको वैसा ही परसेप्शन आपका बनता है। अभी आप मुझे बताइए, आपको ये क्या नजर आ रहा है इस स्लाइड में? टेल मी, व्हाट डू यू सी इन दिस स्लाइड? यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। हाउ मेनी ऑफ सी कैन सी गुड? कितने लोगों को एविल दिख रहा है? राइट, सो दिस इज ओनली परसेप्शन। तो क्या होता है कि चीज वही है, आप उसको कैसे देख रहे हैं। जो दूसरे तरीके से देख रहे हैं उनको एविल नजर आ रहा है, जो कंस्ट्रक्टिव होकर सोच रहे हैं उनको गुड नजर आ रहा है। यही चीज है न्यूक्लियर एनर्जी के साथ भी। बहुत सारे लोग उसको कंस्ट्रक्टिव अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्टिव नजर आएगा, अगर आप उसका डिस्ट्रक्टिव देखेंगे तो आपको डिस्ट्रक्टिव नजर आएगा। सी, ये देखिए, you can see the gloomy face of a woman, right? But if you flip it down, you will see the picture of a king. So again, it's a matter of perception. See, right? So now tell me what is this? Can anybody tell? How many of you can see it like a skull? Mostly skull. A skull, na? Now Yeah. see this. So a lady is getting ready in front of the mirror, right? So only thing is perception. आप जब पास से चीजों को देखते हैं तो आपको उस चीज को समझ में आता है।
जब आप दूर से देख रहे होते हैं तो आपको वो चीज डिस्ट्रक्टिव नजर आती है। तो यही चीज हमारे साथ है। आप जब तक इसके अंदर इसको जाकर के प्रॉपर तरीके से इवेलुएट नहीं करेंगे तब तक हम इसको डिस्ट्रक्टिव मानते रहेंगे। नाउ हम लोगों ने सुना था ना नागासाकी हिरोशिमा, आप देखिए आज नागासाकी कैसा दिखता है। यू कैन सी दैट पैनोरामिक व्यू ऑफ नागासाकी, राइट? बट स्टिल मेनी पीपल, लोगों के मन में वही डर लगाते हैं कि अरे आज भी नागासाकी में बहुत इस तरीके की चीजें हैं, हिरोशिमा बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, शहर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुका है। बट यू कैन सी इन द इमेज हाउ ब्यूटीफुल इज द सिटी। सी, दिस इज अ पैनोरामिक व्यू ऑफ नागासाकी, दिस इज अ व्यू ऑफ हिरोशिमा आफ्टर 70 years. You can see that. तो बच्चों, अंत में मैं आपको अपना प्रेजेंटेशन यहीं पे वाइंड अप करूंगा। आप देख सकते हैं ना, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल इज रिक्वायर्ड ना। ये छोटा सा टाइनी पैलेट है, बहुत छोटा सा है, देखने में ये बहुत ही छोटा है, बट आप इसकी पावर देखिए। इट कैन लाइट्स अप एन इंडियन होम फॉर मोर देन 12 months। आप देख रहे हैं ना, एक छोटा सा पैलेट में कितनी पावर है। तो बच्चों, यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जो फ्यूचर है इंडिया का, जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले जयंत साहब ने भी बताया था कि आने वाले समय में हम लोग 500 सालों तक अगर हम सही तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास इतना फ्यूल है, हम लोग अगर इसको सही तरीके से आगे प्लांट्स बनाते जाएंगे और जो धीरे धीरे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हम बढ़ते चले जाएंगे, तो आने वाले समय में बच्चों हमारा जो देश है वो सुपर पावर होगा। और हम न केवल बिजली बनाएंगे बल्कि हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं छोटे छोटे कंट्रीज को। हमारे पास इतना पावर हो जाएगा अगर हम सही तरीके से इसको चैनलाइज कर पाए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। समय बहुत हमारे पास थोड़ा कम है, इसलिए अपने प्रेजेंटेशन को मैं यहीं पे इस्तेमाल कर रोकता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत आसान लगा होगा, बहुत ज्यादा मैंने टफ नहीं इसको किया, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आप ट्राई टू explain so that you people should know and aware about the various nuances of nuclear energy, what are the applications, whether power application, non-power application, why nuclear power. So I hope with this presentation आप आगे आने वाले समय में बहुत सारे बच्चे न्यूक्लियर को एज अ कैरियर भी ऑप्ट करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग एज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट आइए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एज अ इंजीनियर आगे चल के आप लोग ज्वाइन करिए, बिकॉज फ्यूचर यही है। अगर आपको क्लीन, ग्रीन और सेफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो नो ऑप्शन कैन बी बेटर देन द न्यूक्लियर एनर्जी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मुझे लगा कि अगर किसी को कोई क्वेरी हो और कोई कुछ पूछना चाहे तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू अमृतेश जी। अभी जैन साहब और अमृतेश जी दोनों ही उपलब्ध रहेंगे कुछ समय के लिए। एक चीज मैं बता देता हूँ, आस्क इनिशियली अबाउट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ सर सीवी रमन, and some questions answers that has already been happening in chat box, and some people have mentioned as 28th February as I was expecting, but some of them have, many of them rather, they have given correct answer 7th November. So the reason why I was not describing at that time was many people get confused, as sometimes we get confused about the nuclear power and its bad effect, because mostly our encounters with nuclear energy or in books and that's about nuclear bomb. The peaceful application, as Amritesh has told you, the rajma, dal, how to increase the shelf life. Everybody is getting nowadays. They purchase, we store that almost for a month. Earlier it was not possible, but now you keep it in open even then for a year. We have kept some of those irradiated products in our gallery. And still they are intact. Still they are intact. After one decade, after the period of 1 decade. Now 11 years, sir. Now almost 11 years. So 28th February, in fact 26th February 1928, Sir C.V. Raman, he discovered this effect, and 28th February 1928 he announced it to the press. So it becomes official that they have a discovery, and soon, and he was so confident that he booked his ticket for England, for this Nobel ceremony, because he was almost sure to go to Sweden, that he is going to get a Nobel Prize for that. So, but they could not happen in 29, but it happened in 30. Very rarely it happens that when you discover something or invent something, mostly, and you get the Nobel Prize so soon.
but Sir Chandrasekhar, S. Chandrasekhar, he had to wait almost for 50 years for his discovery to get recognition for Nobel Prize. Anyway, so that was one thing I did not mention earlier, but to see how many of our residents, though they are aware of many things, but sometimes they get confused. So it is 28th February, and because he announced that, and it started when we celebrated his 100 years of his birth, which was in 1989. But 87 onwards, DST, Vigyan Prasad, and these people, they requested government to declare it. And idea is more and people, as Amritesh has requested, that some of you can join. It's a wonderful company. You can join as anything, as engineer, or I think a lot of options are there. You must go to their website. Some questions now we'll take. Let me see if something is there in chat box. Amritesh, you can also check to pick up some of the questions. But mostly they were talking about. Let me see if we can, or somebody would like to ask direct question. Let me check. Rajesh, any question you have got from Facebook? You have put up? So they actually one suggestion is there. Suggestion or question that we are doing 20%, our of 20% remaining electricity energy source, but France is having 80% from nuclear power. Would you like to say something, Amritesh ji and AK ji, sir? Sorry, can you please repeat the question? What do you want to say? Hours of actually, I have understood the question. In our case, I think 20% remaining electricity energy source, it is from nuclear power. I think that's not correct. It is very less. 3.3%. Around 3%. Yeah. And in France, is it 80%? France is 71% right now. 71%. 70 to So, 71%. Means how much time we will take to reach there, or something else will happen in between? No, फ्रांस तक तो कभी शायद नहीं पहुंच पाएंगे. 70% इलेक्ट्रिसिटी तो पॉसिबल नहीं है. बट ये है कि हाँ, आगे आने वाले 2-3 डिकेड्स में अगर जैन साहब भी इस बात से सहमत करते हैं तो हम लोग 8 से 10% तक शायद पहुंच जाएंगे. एक्चुअली मैं ये आई विल आंसर दिस वन. एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे सवाल परसेंटेज का नहीं आता, क्योंकि यू कैन नॉट कंपेयर फ्रांस विद इंडिया. अगर इंडिया हैज अ वेरी वास्ट पॉपुलेशन, अराउंड 130 करोड़, बट फ्रांस का पॉपुलेशन 5 करोड़ की है, तो उनकी 5 करोड़ है और हमारी 130 करोड़ है. तो ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस, रिक्वायरमेंट में बहुत ज्यादा है. हमारे यहाँ पे 4 लाख मेगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी है, जबकि फ्रांस में बहुत कम है. तो इसलिए क्या होता है कि परसेंटेज वाइज जब निकालते हैं तो फ्रांस का परसेंटेज ज्यादा आता है. आपको हमसे जो इंस्टॉल कैपेसिटी ज्यादा है और ग्रेजुअली हम भी उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. और चूंकि वो पहले न्यूक्लियर के फील्ड में आए, उसके बाद में, इसलिए उनका शेयर है वो आज के डेट में ज्यादा है. हमारे यहाँ पर क्या है, सनलाइट है, रिन्यूएबल्स है, हाइड्रो है, बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं. और हमने क्या किया, पहले फोकस थर्मल की तरफ किया, ठीक है ना. अब हमने ग्रेजुअली सब पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसे रियलाइज हो रहा है कि थर्मल से पॉल्यूशन ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ज्यादा होता है. इसलिए अपनी कंट्री की पॉलिसी है, उसके हिसाब से डेफिनेटली हम भी ग्रेजुअली न्यूक्लियर को इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और हमारा भी अप्रिशिएबल अमाउंट में न्यूक्लियर का शेयर थोड़े समय बाद हो जाएगा. और अमृतेश ने जैसा बोला कि हर कंट्री का अपना पॉलिसी है कितना शेयर रखने का, कैसे प्लान करने का. एक बार एक जमाना में अमेरिका में आज के डेट में 100 रिएक्टर काम कर रहे हैं. एक जमाने में था उनके यहाँ पे 1000 रिएक्टर्स का प्लान था, ठीक है ना. तो एक जमाने में 1000 रिएक्टर लगाने का प्लान था. तो कंट्री की पॉलिसी है, उसके हिसाब से जाते हैं. हम पॉलिसी के हिसाब से जा रहे हैं. तो न्यूक्लियर ऑफकोर्स हम जानते हैं, हमारी गवर्नमेंट जानती है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट एक अच्छा ऑप्शन है. इसलिए उन्होंने क्या किया, हमको सपोर्ट भी कर रही है. हमारे उनके जो सैंक्शन भी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे कर रहे हैं. ऑफकोर्स तो हमारा भी कैपेसिटी धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ा रहा है. और हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिएक्टर्स की टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं, वो भी हमारे एडिशनलिटी के तौर पे आ रहे हैं. हर तरह से न्यूक्लियर को हम समझ गए कि इसी में हमारा फ्यूचर है. There is one question from Facebook live. Preeti Bendre, she want to know radioactive waste, about that, how it is managed, how NPCIL is managing that.
यस सर। अमृतेश, मैं बोलूं क्या बता रहा हूँ? हाँ बताइए सर, आप बताइए। हाँ, एक्चुअली में क्या है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो वेस्ट होता है ना, इसको अपन समझ ले कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो वेस्ट जनरेट होता है, तो एक तो क्या है कि हम डे टू डे ऑपरेशन में कुछ रेडियो एक्टिव ऑयल है या कुछ दूसरे अपना जो प्लांट ऑपरेशन से या कुछ मशीनरी का वेस्ट है, इस तरह का कुछ जनरेट होता है, वो बहुत लो रेडियो कंटेमिनेटेड वेस्ट है, ठीक है ना। उसको हैंडल करना बहुत आसान होता है, उसको डिकंटेमिनेट कर सकते हैं या फिर उसको हम इकट्ठा करके रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव सेग्रीगेट करके प्लांट के अंदर ही हमारे पास ट्रेंचेस है, उनमें सेफली हम उसको स्टोर कर सकते हैं कुछ समय तक, जब तक उनकी रेडिएक्टिविटी काफी समय बाद में थोड़ी कम हो जाती है, तो सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आता है। हाँ, तो वो लो रेडिएक्टिव वेस्ट की कैटेगरी में आता है। उसके बाद में क्या होता है, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो पॉलिसी रहती है वो होती है कि जो लिक्विड रहता है उसको डाइल्यूट एंड डिस्पर्स। न्यूक्लियर जो रेडियोएक्टिव वेस्ट है लिक्विड फॉर्म में है या फिर जो कि गैसियस फॉर्म में है, उसको क्या करते हैं हम बहुत ज्यादा डाइल्यूट करते हैं। उसके बाद में जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उसके हिसाब से हम उसको एटमॉस्फेयर में डिस्पोज कर देते हैं, और ऐसा करते हैं कि उससे रेडियोएक्टिविटी एटमॉस्फेयर में बढ़ती नहीं है, पूरी तरह से वो डाइल्यूट हो जाती है, उस पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता और पब्लिक को कोई रेडिएशन का इफेक्ट भी नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, तो ये तो लो लेवल रेडियोएक्टिव वेस्ट की बात हो गई। उसके बाद में जब हम न्यूक्लियर फ्यूल रख के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेट करते हैं तो हमारा स्पेंट फ्यूल रहता है। तो स्पेंट फ्यूल को क्या करते हैं, उसमें वो रेडियोएक्टिव होता है, जैसा कि अमृतेश जी ने बताया। उसको हम क्या करते हैं, एक बार जब न्यूक्लियर कोर से निकाल के उसको हम 5 साल तक कूलिंग करते हैं। उसके बाद में हम उसको रिप्रोसेसिंग के लिए हमारे यहाँ पे रिप्रोसेसिंग यूनिट है, वहां पे हम भेज देते हैं। वहां पे जाके उसमें मैंने बताया कि न्यूक्लियर वेस्ट ना का वेस्ट ये हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट यूजफुल चीज है। उसमें से रेडियो सबसे दूसरे रेडियो न्यूक्लियाइड्स रहते हैं, उनको निकाल के मेडिकल के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड कोबाल्ट 60 है अपना, जो कैंसर के ट्रीटमेंट यूज होता है, उसमें यूज करते हैं। उसके बाद में उसमें से प्लूटोनियम है, इस तरह की चीजें जो निकलती है वो भी एक्चुअली न्यूक्लियर फ्यूल है, उसको हम सेकंड स्टेज में यूज करते हैं। तो जो बचा हुआ कुछ 1-2% के न्यूक्लियर वेस्ट रहता है जो कि हाईली रेडियोएक्टिव होता है। तो आज की डेट में भी 2 फिलॉसफी चल रही है, उसको क्या एक्टिनाइड्स बोलते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको बर्न करके हाई रेडियो हाफ लाइफ के जो रेडियो न्यूक्लियाइड्स उनको लो में बनाने का प्लान चल रहा है। नहीं तो हम उसको स्टोर कर लेते हैं, फिर उसको बाद में ग्लासीफाई करके उसको स्टोर करते हैं, जिससे कि नुकसान नहीं होता, उनको प्रॉपर्ली स्टोर कर लिया जाता है। तो इस तरह से न्यूक्लियर वेस्ट जो जनरेट होता है बहुत कम होता है। अमृतेश जी ने अपनी स्लाइड में बताया कि हमको जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो वेस्ट जनरेट होता है वो कितना कम है, उसके कंपेरिजन में कोल से बनने वाला फ्लाई ऐश है वो कितनी ज्यादा क्वांटिटी में है। तो न्यूक्लियर वेस्ट मैनेज करना बहुत ही आसान काम है, और ये ऐसा किया जा सकता है क्योंकि फ्यूल का अमाउंट बहुत कम है, इसलिए जो वेस्ट है वो भी बहुत कम निकलता है, जिसको हम आसानी से मैनेज किया जा सकता है। आपने एक स्लाइड में देखा होगा कि जो ब्रिक होता है ना, के साइज के बराबर ही वेस्ट निकलता है। मतलब अगर आप दिल्ली और बॉम्बे शहर की अगर आप तुलना करते हैं, और अगर आप 1 महीने तक की इलेक्ट्रिसिटी बनाने में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है उससे जो वेस्ट निकलता है, आप सोचिए 1 ब्रिक के बराबर वेस्ट है। जबकि अगर आप दूसरे सोर्सेज से देखेंगे तो आपके पास पाइल्स लग जाएगा, पूरा माउंटेन हो जाएगा फ्लाई एशेस का। तो इसलिए न्यूक्लियर में वेस्ट को मैनेज करना बहुत आसान होता है। वो प्लांट के अंदर ही वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी होती है, WMP कहते हैं, उसके अंदर हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है वेस्ट, ताकि एनवायरनमेंट में वो चीज ना आए। एक छोटा ये है अध्ययन देश पांडे, आई थिंक ही हैज आस्क्ड 2 क्वेश्चन है उनके। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, आई डोंट नो वेदर इट हैज बीन यूज्ड इन योर प्रेजेंटेशन समवेयर, वो क्या होता है? दूसरा नो, एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, ESP बोलते हैं। ये क्या है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो यूज नहीं होता क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। थर्मल पावर प्लांट में जनरली थर्मल में जहाँ पे धुआं वगैरह ज्यादा होता है, उसको चार्ज में जब हम फर्नेस में जब कोल बर्न होता है उसके साथ में बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स भी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरे फ्लू गैसेस के साथ में बहुत ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स भी निकलते हैं। वो पार्टिकल्स हवा में आते हैं,
उसके बाद में हमारे जो नाक से सांस लंग्स में चले जाते हैं और लंग्स में जाकर डिपॉजिट होते हैं, लंग्स में जाकर डिपॉजिट होते हैं कि बहुत नुकसान होता है। जैसे कि हम आइडन टीवी में देखते हैं ना कि हम किसान लोग पराली जलाते हैं, पराली जलाने से पार्टिकल्स होते हैं, तो क्या होता है कि इनके जो पार्टिकल साइज रहता है वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लिमिट करके रखा है कि अगर बड़े साइज के रहेंगे तो हमारी नाक पे रुक जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे लंग्स में। और बहुत छोटे साइज के पार्टिकल साइज होते हैं, वो हमारी सांस में चले जाते हैं और परमानेंटली वहां पर सेटल होते हैं, बहुत नुकसानदायक है। तो इसलिए क्या है, वो आज की डेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आज की डेट में नहीं, पिछले बहुत सालों से यूज हो रहा है। वो क्या करता है कि रिचार्ज प्लेट्स रहती है, जब पार्टिकल्स उसके तरफ से पास होता है तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो जो फ्लू गैस जो डिस्चार्ज होने वाली रहती है वो नहीं जा पाती है, वहां पर हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में ये पार्टिकल्स नहीं आते, तो इनका हार्म रहता है वो कम हो जाता है। ये ESP का मतलब। One more question from the same child. What properties of uranium makes electricity? What properties of uranium makes electricity? I think आपने तो already बताया है इसका जवाब। हाँ, because यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, यूरेनियम 235, तो उसमें क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो उसमें जब आपका प्रोसेस होता है ना फिशन का, मैंने बताया कि जब यूरेनियम होता है तो उसमें से बहुत सारे आपके अलग स्प्लिट होकर के, जैसे बेरियम है, क्रिप्टॉन है, इस तरीके के आपके और भी एलिमेंट्स टूट के बनते हैं, और जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को इस्तेमाल करके हम अगेन स्टीम जनरेट करते हैं। प्रोसेस क्या है कि फ्यूल है वो नेचुरल जो यूरेनियम है, तो उसको हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। तो पर्पस क्या हुआ कि हम स्टीम जनरेट कर रहे हैं, उसको पानी को बॉयल करने में इस्तेमाल किया गया, उसकी पावर को, जो एनर्जी है, और उससे फिर हमारा टरबाइन रोटेट हुआ स्टीम से, एंड देन द प्रोसेस इज सेम। तो नेचुरल यूरेनियम से इस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो। Parth Tandel, he wants to know, sir, do we have adequate amount of uranium in India? देखिए, जो हमारा जो इंडिजिनस जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, मतलब दो तरीके से, एक तो ये है कि हम फॉरेन के कोलेबोरेशन से, जो वेस्ट कंट्रीज हैं, जो दूसरे कंट्रीज हैं, उनके साथ हम मिलके काम कर रहे हैं। जिस लाइट वाटर रिएक्टर्स हम लोग लगा रहे हैं, रशिया के साथ कुदमकुलम में है, या आगे हम US के साथ, तो फ्रांस के साथ करेंगे। और हमारा जो डोमेस्टिक है, जो हम लोग अपना जो इंडिजिनस जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स हैं, उसके लिए हम लोगों का 10,000 की जो है उतना मेगावाट तक का सपोर्ट करने के लिए हमारा यूरेनियम है, जिससे हम उस तरीके से कर सकते हैं। और बाद में हम अलग अलग कंट्रीज के साथ जो हम लोग कोलेब्रेशन कर रहे हैं, टाई अप कर रहे हैं, तो उनके साथ लॉन्ग टर्म हमारा एसोसिएशन है कि हम टेक्नोलॉजी भी लेंगे और उनसे फ्यूल भी लेंगे लाइफ टाइम, जब तक कि हमारा प्लांट अब चलता रहेगा, जितने सालों तक। तो बेसिकली मिक्स है। तो हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए एक हमारी एक मतलब एक कैपेसिटी होती है हर चीज की, तो उस तरीके से है कि 10,000 मेगावाट तक का हमारा जो है वो हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। साहब कुछ अगर इसमें ऐड करना चाहे तो आप क्या कर सकें या कुछ? नहीं, ठीक है, ठीक है। Chama, there is another question from Chama. Is extraction of uranium easy or it is cumbersome? No, it is not that easy. I can tell you, it is not that easy. But worldwide it is being done. Okay, so like any metal you take, for example, you take from lithium extraction, and other metals, hafnium and other things also. So there is a metallurgy. It is a part of the metallurgy. That one procedures are developed, and industrially they are being done. Okay, so there is absolutely, we cannot say that it is easy, but of course, worldwide that technology is mastered. Okay, just one or two questions or we can take. One is why we are generating less nuclear power, means electricity from nuclear power is less in India. As already they have compared, like France is having 80%, we have only 3%. Yeah. So what can be the reason, suitable reason for that? Jain sir? That is right. Actually, I told that with our government policy to go slow. Ours is a developing country, and construction of nuclear power plants is costly here. Okay, initial cost is very high, running cost is low.
but in initial government has many places to invest. Okay, of course. So there for nuclear, of course, they are giving some budget, and accordingly, we are constructing the nuclear power plant, and their construction of nuclear power plants requires a lot of time also. For example, 6-7 years, and there are 30 clearances from different statutory agencies are to be taken. Construction of the nuclear power from the Pollution Control Board, from Regulatory Board, and the land acquisition, and then many other things are there. So because it's a project, so definitely it is taking some time. Okay. And so one of the most important thing is that साइट सिलेक्शन है, तो वो सब भी बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि प्रॉपर इसके लिए सेस्मिसिटी से फ्री हो साइट, जहाँ वाटर बॉडी हो, वो सारे पैरामीटर्स भी देखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये जैसे नॉर्मल पावर प्लांट लगाने जितना आसान नहीं कि कोई भी आपने लैंड देखा और वहां पे आपने लगा दिया। तो आपको बहुत ही प्रिकॉशनली आपको लैंड का जो पीस है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि वहां पे बहुत ज्यादा लोगों का रोजगार तो नहीं, उस पे लैंड पे कुछ इस तरीके की चीजें, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसा कि जैन साहब ने बताया, तो वो सब चीजों को भी हमको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। And I think you have to arrange for fuel also, because fuel also है, अपनी एक कैपेसिटी है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, प्लस लोगों को अवेयर करना पड़ता है। मतलब बहुत सारे लोगों को लैंड जिसकी हमें लेनी पड़ती है, कई बार रिहेबिलिटेशन उनका करना है, दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, R&R है, तो बहुत सारे इसमें कंबाइंड फैक्टर्स होते हैं। तो धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं और फिर गवर्नमेंट भी अभी धीरे धीरे काफी प्रमोट कर रही है इसको, तो हमको लगता है होपफुली हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरा, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे ऊपर जब पोखरण ब्लास्ट हुआ था तो 1974 से लेकर 2008 तक वी वर टोटली अंडर न्यूक्लियर डिनायल रेजिम, जहाँ पे वर्ल्ड बॉडी ने हमें किसी भी तरीके की इंटरनेशनल जो न्यूक्लियर ट्रेड है उस पर हमें प्रतिबंध लगाया, राइट? तो हम जो कुछ भी कर पाए वो इंडिजिनस तरीके से कर पाए। So that ban was only lifted in 2008 when Indo-US historic deal was happened, right? Since now, अभी 34 साल तक हमारे ऊपर किसी कंट्री पे जब बैन है, तो ऑब्वियसली हम लोग इंडिजिनस अपनी एक लिमिटेड कैपेसिटी थी हमको आगे बढ़ने के लिए। तो क्योंकि पहला रिएक्टर आपको पता है कि जनरल इलेक्ट्रिक्स ने लगाया, दूसरा कैंडू रिएक्टर से जो कनाडा के सहयोग से लग रहा था। तो द मोमेंट पोखरण ब्लास्ट वाज हैपेंड, इमीडिएटली कैनेडियंस लेफ्ट द कंट्री। सो हमारे इंजीनियर्स ने अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप करके धीरे धीरे चीजों को बनाया और आगे उसमें मैच्योरिटी हासिल किया। तो इस वजह से क्या हुआ कि एक तो वो इशू रहा, और दूसरा जब वो हमारा सब हटा, वो सारा चीजें जब बाहर हट गया NSG से, जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, तो अभी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो हमारे साथ डील कर रही है, हमारे साथ आगे आने वाले समय में। हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि इंडिजिनस तरीके से भी बढ़ेंगे, और जो फॉरेन के जो कोलैबोरेटर्स हैं, हमारे जो पार्टनर्स हैं, उनके साथ भी हम लोग कोलैबोरेट करके आगे LWR टाइप के रिएक्टर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो होपफुली दोनों का बास्केट होगा, इंडिजिनस भी होगा और बाहर के भी कोलैबोरेशन होंगे, तो धीरे धीरे हम लोग इसकी कैपेसिटी को बढ़ा पाएंगे। I think we have taken most of them. There is one, I think this can be the last one, then we'll conclude this. Shivpad, you have shown some table in PPT, and in that India was last, and there were some countries, there are no, some mention is not there about those countries. So does it mean that other countries do not produce electricity from nuclear? No, I have वो जो ग्राफ है इंटरनेशनल वाला, जो ग्राफ है ना ग्लोबल सिनेरियो का, तो वो सेलेक्टिव है कि जहाँ पे आपने देखा होगा बहुत से कंट्रीज में 20% तक इलेक्ट्रिसिटी शेयर है, 50% तक। तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस है कि वेयर इंडिया स्टैंड्स एज फार एज US, France and other countries are concerned. So that graph only shows how much potential we are having to increase the share of electricity from 3.3 to next level. Obviously we cannot compete with France, as जैन साहब करेक्टली सेड कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। हमारा देश जो है इतना है और पॉपुलेशन इतनी है, दूसरे कंट्रीज क्या है, इतने हैं, पॉपुलेशन इतनी है। तो वो कोई सा भी चूज कर सकते हैं रिसोर्स, उनके ऊपर है। वो न्यूक्लियर चाहे न्यूक्लियर से बना ले, थर्मल से बना ले, पेट्रोल से बना ले, गैस से, डीजल से, वो उनकी चॉइस है। बट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हमको क्या है, मिक्स चाहिए, एनर्जी मिक्स चाहिए। जो भी हमको मिलेगा हमको लेना पड़ेगा। वी डोंट हैव लग्जरी टू चूज बिटवीन दिस एंड दैट, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। फिर भी अभी सिचुएशन पहले से काफी बेहतर है, और मेरे ख्याल है थोड़ा सा स्टेबलाइज होगा, पॉपुलेशन भी स्टेबलाइज होगा, आउटपुट भी बढ़ेगा।
So we will be in much better situation. But all our children, I will request them, because you have heard about this electricity saved is electricity produced. Correct. So use it wisely when you don't need it. बसों में भी लिखा रहता है, ट्रेन में भी लिखा होता है, आवश्यकता नसेल तर बंद ठेवा. And especially in houses also where you are living, we should do that. Always you should respect कहाँ से बहुत मेहनत से बिजली बनती है, बहुत ही मुश्किल से जनरेट होती है, तो जितना प्रिजर्व करेंगे उतना ही वो आपके लिए वो समझ लीजिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस है. It is not the matter of what you can afford and you can pay, but resources are universal, so we should try to save as much as possible. If it is not required, switch off your lights, fan, ACs, and there are a lot of, because this creates a lot of greenhouse effect, global warming. They are indirectly. As yesterday, in that lecture, they are told, find out what is your carbon footprint, right, from the online sessions, and try to reduce it. That's how individual contribution can be done. I think now, we can conclude here. Yes, sir. You might have seen that nowadays a green concept is also there, green building concept, where we are focusing more and more on natural lights, right? Proper ventilation, proper, we are focusing more and more towards that. Less use of lights, artificial lights, use more and more sunlight so that you can save energy at least in daytime. That can be utilized somewhere else also. I can cite a couple of things like people on the equator side, means who are close to equator, where you are getting direct sunlight almost vertically, and then you have a glass houses. First you make a glass house, which itself is a greenhouse, then you cool it with the air condition, then another addition means for that. So try to use local what our Prime Minister says, and reduce your carbon footprint by that. Go for seasonal fruits, seasonal vegetables, and local productions as far as possible. All those things will help us to get sustainable and reduce our load also on resources or productions of electricity, because ultimately we have to face all these problems, particularly our youngsters, and they can play a great role, in fact, in that. Okay. So we'll conclude, sir. Thank you, Jain Saab, for sparing time. Okay, thank you very much for providing us a platform to interact with the children and showcase. It's always a pleasure, sir. It's always a pleasure, and we'll keep you bothering. Anything you want, we'll take them to children. We are open now. Very soon, we expect a lot of children will be visiting us, and we can have some physical programs as well. Thank you, Amritesh ji. I know perhaps you had postponed your journey for this lecture, so we are thankful to you also, and to NPCIL for joining this and making our children particularly more sensitive, you can say, so far as nuclear power and electricity is concerned. So looking forward, children, for many other programs. We will continue this till 28th. Do participate, win prizes, and celebrate this National Science Day. So आजादी के अमृत महोत्सव की एक बार फिर आप सबको बधाई, और let us do whatever we can as our bit of contribution. Thank you very much, everyone, thank you all our children, all teachers. Namaskar.